हमारे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। मेरा शौहर अय्याश पसंद मर्द था। उसके आगे पीछे सिवाय मेरे कोई भी नहीं था। हम लोगों को बैठे बिठाए बहुत पैसा मिल जाता था और इन्हें जिस्म की लज्जत के लिए औरत भी आसानी से मिल जाती थी। वैसे तो मुझ में कोई खराबी नहीं, मैं देखने में भी बहुत हसीन और मेरी रंगत सुर्ख सफ़ेद थी। मैं बहुत पुरकशिश किस्म की मालिक थी। कोई भी मर्द मेरी तरफ फौरन ही राग़िब हो सकता था, लेकिन मेरा शौहर इसके बावजूद भी दूसरी औरतों की तरफ इसलिए जाता था क्योंकि उसको इस काम के बहुत से पैसे मिल जाते थे, क्योंकि इनका काम ही ऐसा था। लोग अपनी औरतों को सबसे छुपाते फिरते हैं, लेकिन मेरे शौहर को वो शख्स थे जो एक लोग अपनी औरतें खुद इनके पास लेकर आते थे और इनको एक रात गुजारने के लिए दे देते थे। पहले पहल तो मैं बहुत ज़्यादा इस काम को देखकर छटपटाती थी और मैंने इस काम के लिए अपने शौहर को सख्ती से मना कर दिया था। लेकिन जब मैंने भी पैसा आता हुआ देखा तो मैंने चुप साध ली, क्योंकि पैसा आता हुआ किसी को भी बुरा नहीं लगता है। जो लोग मेरे शौहर के पास अपनी औरतों को लाते थे उन लोगों को ऐसा करने में कोई एतराज़ नहीं होता था, और एतराज़ हो भी तो नहीं सकता था क्योंकि मेरे शौहर उनके पास नहीं जाते थे। वो लोग खुद अपनी औरतों को लेकर मेरे शौहर के पास आते थे और इन लोगों की बदौलत मेरे शौहर की अपनी रातें रंगीन होती थी। मैं ये सब देखकर बहुत बुरा महसूस करती थी, लेकिन पेट तो किसी न किसी तरीके से पालना था। इस वजह से मैं खामोश हो जाती थी, और किसी हद तक मैं इसलिए भी खामोश हो जाती थी कि मेरा शौहर जब मेरे करीब आता था तो वो मुझे जल्द से जल्द नहीं छोड़ता था। मेरे जिस्म का एक एक अंग सूज जाता था। उसके बाद मेरा शौहर मेरे पास से दूर हटता था। इस वजह से भी मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि मैं भी कुछ वक्त के लिए सुकून में आ जाती थी। लोग औरतों को पैसे देकर अपने पास बुलाते हैं, लेकिन मेरे शौहर वो शख्स थे कि मर्द अपनी औरतों को खुद लाते थे कि वो इनके साथ एक रात गुजारते थे, और बदले में वही मर्द मेरे शौहर को 5,000 देकर जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो ऐसा कौन सा काम करते थे जिसकी वजह से घर बैठे ही मर्द खुद अपनी औरतों को इनके पास लाते थे और इन्हें पैसे भी दे के जाते थे। वो पैसे लेकर हलाला करते थे। हर रोज मर्द अपनी औरतों से लड़ झगड़ कर गुस्से में इनको गाली गलौज करके या शक की बुनियाद पर तलाक तो दे देते थे, लेकिन जैसे ही इनके होश ठिकाने पर आते तो इनको लगता कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और इसी गलती को सुधारने के चक्कर में वो अपनी बीवियों का हलाला करवाते थे। हलाला भी एक किस्म का जॉब है, क्योंकि हलाला करने के लिए भी पैसे वो लेते थे। पहले लोग जब अपनी बीवियों को तलाक देते थे तो इनसे रुजू करने के लिए हलाला अपने किसी खानदान के मर्द से या अपने ही घर में मौजूद किसी नौकर से करवाते थे, ताकि किसी को भी इस बारे में इल्म ना हो। लेकिन जब कुछ ऐसे केसेस हुए कि हलाला करने के बाद हलाला करने वाले आदमी ने अपनी बीवी को अपने पास रख लिया और उनको तलाक नहीं दी, और इसके बाद लोगों ने ऐसा करना छोड़ दिया और वो अपने ही किसी खानदान के लड़के से हलाला करवाने से बेहतर मेरे शौहर जैसे मर्दों के साथ हलाला करवाना सही समझते थे, जो पैसे लेकर हलाला करते थे और अगले ही दिन इस औरत को तलाक दे देते थे ताकि इसका साबिका शौहर इससे फिर शादी कर ले। मैंने कभी भी अपने शौहर को हलाला करते हुए नहीं देखा था। मुझे अजीब सी झिझक और शर्म आती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अंदर क्या काम हो रहा होगा। बाज़-औक़ात बहुत मायने खेज सी आवाज़ें कमरे के अंदर से आती थी, लेकिन इसके बावजूद भी मुझ में हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कमरे की खिड़की के पास आकर अंदर देख लूं। बाज़-औक़ात मेरे शौहर ने भी मुझे ऑफ़र भी की थी कि तुम भी देख सकती हो कि मैं अंदर जाकर क्या करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ये कदम मैं उठा नहीं पाई थी। लेकिन आज मेरे अंदर खुद ब खुद ही हिम्मत पैदा हो गई थी। आज हमारे घर में एक कपल आया था जो देखने में बहुत हसीन और खूबसूरत जोड़ा था। वो लड़की जो नकाब के हाले में मौजूद थी, उसकी आंखों से ही मालूम हो रहा था कि वो देखने में बहुत हसीन होगी, जबकि उसका शौहर भी किसी से कम नहीं था। वो भी बहुत पुरकशिश मर्द था। उसका लंबा कद, उसकी जिसामत उसको बहुत बारोब बना रही थी। वो शख्स मेरे शौहर से बहुत संजीदगी से बातचीत कर रहा था और मैं इन दोनों मियाँ बीवी को चाय पेश कर रही थी। वो अपनी तमाम कंडीशन मेरे शौहर के गोश गुजार कर रहा था कि तुम ज़्यादा वक्त मेरी बीवी के साथ नहीं गुजारोगे, बस एक दफ़ा करके मेरी बीवी से तुम दूर हो जाओगे और फ़ौरन ही इसको तलाक दे दोगे, और सुबह होने से पहले ही मैं अपनी बीवी को यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। इस शख्स की शख्सियत इतनी ज़्यादा बारोब थी कि मेरा शौहर निगाह उठाकर भी इस शख्स को देख नहीं पा रहा था,
और इन तमाम बातों के बाद वो आदमी कहने लगा, मैं तुम्हें 5,000 नहीं बल्कि 20,000 रुपये दूंगा, लेकिन ये बात तो अपने जहन नशीन कर लो कि मेरी बीवी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तुम एक दफा ही सिर्फ उसके पास जाओगे और उससे दूर हट जाओगे, वरना मुझसे बुरा नहीं होगा कोई भी। मेरे शौहर की आंखें यकदम चमक सी गई थी, जबकि मैं भी बहुत खुश होकर इन दोनों को देखने लगी थी, क्योंकि 20,000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी और वो आदमी इतनी आसानी से हमें देने को तैयार हो गया था। थोड़ी देर बाद ही मौलवी साहब की मदद से मेरे शौहर से उसकी बीवी का निकाह करवा दिया गया और वो फौरन मर्द इजाज़त लेकर चला गया। मेरे शौहर पर यह बात अच्छे से वाज़ेह भी कर दी थी कि चंद घंटों बाद ही वो वापस अपनी बीवी को लेने के लिए आ जाएगा। मेरे शौहर ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था और इस मर्द के जाते ही इस कमसिन दोशीज़ा की कमर में हाथ डाला और उसके साथ कमरे की तरफ चला गया था। वो लड़की दिखने में बहुत छोटी मालूम हो रही थी, लेकिन उसकी रंगत इतनी ज़्यादा सफ़ेद थी कि काले बुर्के में भी वो दमक रही थी। मेरी तो निगाहें ही उसके चेहरे से नहीं हट रही थी। जब उसने अपने शौहर के जाने के बाद अपना नकाब हटाया था तो मेरा शौहर भी चंद पल के लिए मबहूत रह गया था, लेकिन मेरी मौजूदगी महसूस करते ही उसने अपने आप को मजबूत कर लिया था और उसकी कमर में हाथ डालकर उसके कमरे की तरफ ले गया था। वो दोनों कमरे में बंद हो चुके थे। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। आज न जाने क्यों मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। पहले ऐसा बहुत बार हुआ था, लेकिन आज मैं अपनी हालत समझने से कासिर थी। वो लड़की मेरे असाब पर सवार हो रही थी। वो लड़की दिखने में तो बहुत हसीन थी। मैं एक औरत होकर उसके चेहरे से निगाह नहीं हटा पाई थी। अंदर तो मेरा शौहर था और इब्ने आदम तो फौरन ही खूबसूरत औरतों को देखकर बहक जाते हैं। मेरे दिमाग में भी बार बार यही बातें आ रही थी, कहीं मेरा शौहर उसके जिस्म का असीर ना हो जाए। वो उसके जिस्मो जान का अभी मालिक था। अगर वो चाहे तो बिना खुद की मर्जी के इसको तलाक नहीं दे सकता था, और यही चीज़ मुझे परेशान कर रही थी। कहीं मेरा शौहर मुझसे बदजन होकर इस खूबसूरत औरत की तरफ माइल ना हो जाए। मैं फौरन ही अपनी जगह से उठी और इस कमरे की जानिब आ गई, जहाँ पर वो दोनों अपने काम में मसरूफ होंगे। मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि अंदर क्या हो रहा है। इसके बावजूद भी मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मेरे शौहर ने मुझे कई बार इस बात की इजाज़त भी दी थी कि वो मुझे देख सकती है कि मैं अंदर क्या कर रहा होता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था, क्योंकि मुझे ये हरकत करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने आज ये कदम उठा ही लिया था, और मैं जानना चाहती थी कि मेरा शौहर किस तरीके से इस औरत का हलाला करता है। यही बात मेरे जहन पर सवार हो गई थी। मैंने हिम्मत करके खिड़की के पास जाकर पर्दा हटाकर अंदर झांकने की कोशिश की। मुझे सामने का मंजर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं मजीद करीब हुई और पर्दे को अच्छे से एक तरफ को कर दिया। और जब मैं सामने का मंजर देखने लगी तो मैं अपनी चीख नहीं रोक पाई थी, क्योंकि मेरे शौहर ने इस लड़की को मुकम्मल बरहना किया हुआ था और वो इसके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आ रहा था। और वो लड़की दर्द के मारे चिल्ला रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा शौहर उसको नहीं छोड़ रहा था। उस पर एक अलग ही जुनून सवार था। मुझे बहुत ही परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो मर्द जो अभी हम लोगों को ताकीद करके गया था कि उसकी बीवी को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, बल्कि उसके साथ बहुत आराम से ये सब किया जाए, इसके बावजूद भी मेरा शौहर उसके साथ बहुत ही बुरे तरीके से पेश आ रहा था। मैं फौरन ही इस कमरे के अंदर जाना चाहती थी और अपने शौहर को इस अमल से रोकना चाहती थी कि इस मासूम के साथ इस तरीके से जुल्म ना करो, लेकिन मुझे खुद भी खौफ आ रहा था कहीं मेरा शौहर इस मासूम लड़की को छोड़कर मेरे साथ ही ये अमल करना ना शुरू कर दे। लेकिन इसके बावजूद भी मुझ में इंसानियत बाकी थी। मैं फौरन ही दरवाजे की जानिब बढ़ी। मैंने किसी भी तौर पर अपने शौहर को रोकना था कि वो ये अमल ना करे, क्योंकि ये आगे के लिए मुसीबत बन सकता है, और इस लड़की को भी बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा तो एक पल के लिए मेरे शौहर ने मेरी जानिब मुड़कर देखा और धीमा सा मुस्कुराकर वापस अपने काम पर लग गया। मैं फौरन ही उसके करीब गई और उसको इस खूबसूरत लड़की से दूर करने लगी कि ये बहुत छोटी है, इसके साथ इतना ज़्यादा जुल्म ना करो, आराम से करो। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे शौहर ने मुझे एक तरफ को धक्का दे दिया और कहने लगा, मेरे काम में अभी ना आओ, मुझ पर इस वक्त अभी जुनून सवार है। ये ना हो कि मैं इस कमसिन हसीन दोशीज़ा को छोड़कर तुम्हारे साथ ये अमल करना शुरू कर दूं। तुम जानती हो मैं किस तरीके का इंसान हूँ। मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा, जबकि मैं वाकई बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, क्योंकि जब भी शादी की शुरुआत में इस पर जुनून सवार होता था तो वो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता था और मुझे बेदर्दी के साथ भंभोड़ कर रख देता था, और अभी अपनी दरिंदगी दिखाने के बाद मुझे बेसुध हालत में छोड़कर दूर चला जाता था। इस वजह से मैं बिल्कुल खामोश होकर एक कोने में हो गई थी। मेरा शौहर बहुत तेजी के साथ
इस लड़की के साथ वो अमल दोहरा रहा था, जबकि इस लड़की की चीखें बुलंद से बुलंद तर होती जा रही थी। मैं इस लड़की को देख रही थी, वो पूरी कांप रही थी, उसकी आंखें ऊपर को चढ़ी हुई थी। मेरा दिल बहुत बुरे तरीके से धड़क रहा था और मुझे इंसानियत का कत्ल होता हुआ नजर आ रहा था। मेरा ज़मीर बिल्कुल मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं ये सब होता हुआ देखूं। मैं एक दफ़ा फिर अपनी जगह से उठी और अपने शौहर को दूर धकेला और इस लड़की को सहारा देकर पीछे को किया और इस लड़की के ढाल बनकर सामने खड़ी हो गई और गुस्से से अपने शौहर की जानिब देखते हुए कहने लगी, इंसान बन जाओ, इसका शौहर कोई आम इंसान नहीं है। जब वो तुम्हें 20,000 रुपए एक साथ दे सकता है तो तुम्हें मौत के घाट भी उतार सकता है। तुम क्यों इस पर अपनी दरिंदगी जाहिर कर रहे हो? वो औरत जात है, औरत जात की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। लोग अपनी औरतों को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जाते हैं कि तुम उनके साथ सलीके से पेश आओगे, लेकिन तुम में इंसानियत नाम की चीज नहीं है। तुम जानवर बन चुके हो। अपनी हवस मिटाने के चक्कर में तुम एक बिनते हवा को इस तरीके से रौंद रहे हो। शर्म करो थोड़ी। जबकि मेरा शौहर इस वक्त बिल्कुल भी अपने हवास में नहीं था। वो यकदम ही मेरी जानिब आया और मुझे एक जन्नाटेदार थप्पड़ मारते हुए चीख चीख कर कहने लगा, हाँ, मैं हूँ हवस का पुजारी और अब मैं तुमसे ही अपनी हवस पूरी करूंगा। मुझे किसी भी सूरत तुम इस वक्त रोक नहीं सकती हो। और यकदम उसने मेरे कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए। मुझे ये सब कुछ देखकर अपनी रूह फना होते हुए महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं इसके हर अमल से वाकिफ थी। जब इस पर जुनून सवार होता था, वो किसी के काबू में नहीं आता था और इस वक्त भी यही सब कुछ हो रहा था। जबकि वो मासूम लड़की एक कोने में बैठी हुई सिसक सिसक कर रो रही थी। उसकी आहो पुकार पूरे कमरे में अभी तक जारी थी। उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, जबकि मेरा शौहर अपने हवास में नहीं था। उसने मुझे बीवी समझने की बजाय अपनी रखेल समझ लिया था और इसी वक्त मेरे कपड़े फाड़कर मेरे साथ वो शब्द शुरू कर चुका था और मेरे साथ भी वो बहुत गुस्से के साथ वो अमल दोहराने लगा था। आज तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ हिल गया हो। मैं बार बार उसको अपने जिस्म से झटकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एक मजबूत मर्द था और मैं एक औरत जात। मैं किसी भी तरीके से उसके शिकंजे से निकल नहीं पा रही थी। जबकि वो लड़की जो हमारे कमरे में मौजूद थी, उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और वो एक जानिब को लुढ़क गई थी और मेरा शौहर जब तक फारिग नहीं हो गया था, उसने मुझे नहीं छोड़ा था। उसके बाद जब वो फारिग हो गया तो एक जानिब को बेजान होकर गिर गया, जबकि मेरी हालत भी किसी बेजान मुर्दे की तरह हो रही थी। मुझे अपना जिस्म कांपता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी देर बाद मेरे जिस्म से रूह परवास कर जाएगी। मेरे जिस्म का एक एक अंग दर्द कर रहा था। जब मैंने थोड़ी हिम्मत करके इस लड़की की जानिब देखा तो वो बिल्कुल भी होश में नहीं थी, बल्कि एक तरफ को गर्दन लुढ़काए पड़ी हुई थी। मेरा दिल यकदम ही बैठ गया। मैं समझ चुकी थी कि अब मेरे शौहर की बिल्कुल भी खैर नहीं है, जबकि मुझे अपना हाल भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। मैं फौरन ही अपनी जगह से उठी और भागकर इस मासूम लड़की की जानिब बढ़ी, क्योंकि मैं इसे किसी तौर पर भी मरने नहीं दे सकती थी। क्योंकि अगर इस लड़की को कुछ हो जाता तो इसके साथ आया हुआ वो बारोब शख्स हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ता, बल्कि जिंदा जमीन में दफन कर देता। क्योंकि मैं इसकी बातों से अंदाजा लगा चुकी थी कि वो आदमी अपनी बीवी के लिए किस कदर पागल है। उसने मेरे शौहर को भी सिर्फ चंद घंटे ही दिए थे, वरना वो आदमी तो मेरे शौहर के पास अपनी बीवी को पूरी पूरी रात के लिए छोड़कर जाते रहे थे और सुबह के वक्त लेने के लिए आते थे। लेकिन यहाँ पर निज़ाम थोड़ा उल्टा था। इस आदमी ने मेरे शौहर पर अच्छे से ये वाजे कर दी थी चीज़ कि मैं चंद घंटे बाद ही अपनी बीवी को लेने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन मेरे शौहर ने इस बात को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी थी और इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा था कि वो शख्स इसके साथ कुछ भी कर सकता है। मैंने हिम्मत करके उस लड़की को हिलाना जुलाना शुरू किया, लेकिन वो बिल्कुल भी होश में नहीं आ रही थी। मैंने फौरन ही इस पर पानी छिड़क कर उसे होश दिलाया तो उसने मंदी मंदी आंखें खोलकर मेरी जानिब देखा और यकदम ही मेरे सीने से लगकर बिलक बिलक कर रो दी। मुझे इस मासूम लड़की पर बेहद तरस आ रहा था। कहने को तो वो इस वक्त मेरी सौतन थी, लेकिन मुझे अपनी छोटी बहन जैसी मालूम हो रही थी। मैंने उसको अपने सीने में भींच लिया था और आराम से उसको चुप करवाने लगी थी। जब वो थोड़ी सी होश में आई तो मैंने उसको सहारा देकर वॉशरूम तक छोड़ा था ताकि वो खुद को फ्रेश कर ले। थोड़ी देर बाद मेरे शौहर को भी होश आ गया था और उसने जब निगाहें घुमाकर कमरे में मुझे मौजूद पाया तो उसको हालात की संगीनी का बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया था। उसने जब मुझे कमरे के अंदर देखा तो एकदम ही अलर्ट होकर बैठ गया और मुझे दरियाफ्त करने लगा कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो और वो कमसीन हसीन सी दोशीज़ा कहाँ पर है। मैंने उसकी जानिब देखते हुए पुंकार कर कहा, तुमने जो हालत अभी उस लड़की की है ना, तुम जानते नहीं हो तुम्हारे साथ अभी क्या होने वाला है। और तुमने मुझे भी नहीं बख्शा। अपनी बीवी समझने की बजाय मुझे तुमने अपने रखेल समझ लिया था क्या? मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने शौहर का मुंह थप्पड़ों से लाल कर दूं, क्योंकि जो वो कारनामा अंजाम दे चुका था
اس کے بعد اس کی موت یقینی تھی۔ وہ یکدم ہی خوف سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ جیسے ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، میں خود کے ہوش میں نہیں رہا تھا اور مجھ پر ایک جنون سا سوار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں یہ تمام کام کر گیا تھا۔ مجھے تم کسی بھی طریقے سے اس کے شوہر سے بچا لو، میں کبھی بھی تمہارے ساتھ اس طریقے کا رویہ اختیار نہیں کروں گا، بلکہ کسی عورت کے ساتھ بھی اس طریقے کا رویہ اختیار نہیں کروں گا۔ بس کسی بھی طور پر مجھے اس آدمی سے بچا لو۔ میں نے اس کی جانب خونخوار نگاہوں سے گھورتے ہوئے دیکھا اور ایک بار پھر پھنکارتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری سوچ ہے کہ میں تمہیں بچاؤں گی، بلکہ میں یہاں سے خود چلی جاؤں گی، کیونکہ میں تم جیسے گھٹیا شخص کے ساتھ اور مزید گزارا نہیں کر سکتی۔ تم کسی کو بھی انسان نہیں سمجھتے ہو، بلکہ سب کو ہی جانور کی طرح ٹریٹ کرتے ہو، اور ایک عورت ذات کو تم نے اپنی جوتی کی نوک پر رکھا ہوا ہے۔ تمہیں کسی کا بھی خیال نہیں ہے، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی تک کی پرواہ نہیں کرتے ہو۔ میں نے تمہیں حلالہ کرنے کی اس لیے اجازت دی تھی کہ ہمارے گھر کا چولہا چل جائے اور ان لوگوں کے گھر بھی واپس سے بس جائیں جو غلطی سے ایسے دوراہے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ تم تو درندے ہو اور ان سب کے پیچھے اپنی ہوس پوری کرتے ہو۔ میرا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی جو ابھی باتھ روم سے باہر آئی تھی، ہم دونوں میاں بیوی کو خوف سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے نگاہیں گھما کر اس لڑکی معصوم کی جانب دیکھ کر اس کو پیار کرتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شخص تمہیں اب کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے، میں یہاں پر موجود ہوں۔ جبکہ میرا شوہر میری جانب ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، بس مجھ سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ لیکن میں اب اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی، کیونکہ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرا شوہر حلالے کی بجائے اپنی ہوس پوری کرتا ہے۔ میں جو اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہوئی، اب اس کو لے کر کمرے سے باہر آ گئی تھی اور اس کو ریلیکس کرنا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے میں اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، اور اچانک ہی میں نے اس سے یہ بات بھی پوچھ لی کہ تمہارے شوہر نے تمہیں کس وجہ سے طلاق دی ہے۔ پہلے پہل تو وہ خاموش رہی، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے بتانے لگی، میرا شوہر غصے کا بہت تیز آدمی ہے، ہمارے گھر میں ایک ملازم موجود ہے۔ میری ساس نے میرے شوہر کے دماغ میں خناس بھر دیا کہ میں اپنے ملازم کے ساتھ تعلقات قائم کر چکی ہوں، اور میری ساس نے ایسا چکر چلایا کہ میرے شوہر کو یہی لگا کہ میرا تعلق میرے ملازم کے ساتھ بہت مضبوط ہے، جس کی بنا پر انہوں نے بنا سوچے سمجھے مجھے طلاق دے دی۔ لیکن میرا شوہر ایک وڈیرا ہے، اور وڈیرے مر تو سکتے ہیں لیکن اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے حوالے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی وہ دوبارہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی میرے شوہر کے سامنے یہ حقیقت کھل کر آ گئی تھی کہ میں بے قصور تھی، میرا کوئی قصور نہیں تھا، مجھ پر صرف الزام لگایا گیا تھا اور میرا اس سب معاملے میں کوئی دوش نہیں تھا۔ اس وجہ سے میرے شوہر مجھ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے حلالے کا راستہ اختیار کیا تھا۔ لیکن آج میں بہت پچھتاتی ہوں کہ میرے شوہر نے یہ حلالے کا راستہ اختیار ہی کیوں کیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو میں ایک الگ زندگی گزارتی اور خوش رہتی، لیکن آج کے اس تجربے نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کسی بھی طور اپنے سابقہ شوہر کے پاس اب دوبارہ نہیں جاؤں گی، بلکہ میں ان سے طلاق لے کر اپنی اماں کے گھر چلی جاؤں گی، لیکن اپنے شوہر سے دوبارہ شادی نہیں کروں گی۔ جبکہ میرا بھی یہی ارادہ تھا کہ میں بھی اپنے شوہر سے طلاق لے کر اپنی اماں کے گھر چلی جاؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد جب میرا شوہر خوف سے لرزتا ہوا باہر آیا تو ہم دونوں خواتین اس پر دھاوا بول دیا اور اس کو مجبور کر دیا کہ وہ ہمیں طلاق دے دے، اور ہمارے خوف سے لرز کر اس نے ہم دونوں کو ہی طلاق دے ڈالی تھی، اور اس کے شوہر کے آنے سے پہلے ہی ہم دونوں اس گھر سے روانہ ہو گئے تھے۔ وہ اپنی ماں کے گھر اور میں اپنی امی کے گھر چلی گئی تھی۔ میں یہ کام بہت پہلے کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اب بدزن آ چکی تھی۔ بار بار نئی نئی عورتیں میرے گھر میں آتی تھی اور میرے شوہر سے حلالہ کرا کر واپس چلی جاتی تھی۔ پہلے تو میں یہی سمجھتی تھی کہ میرا شوہر یہ سب کام پیسوں کی وجہ سے کرتا ہے، لیکن جب میرے آنکھوں کے سامنے اس کی حقیقت آئی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میرا شوہر ہوس پرست ہے، جس کی وجہ سے وہ عورتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ان مردوں سے بھی پیسہ لیتا ہے۔ لیکن جو حرکت اس نے میری آنکھوں کے سامنے کی تھی وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھی، جس کی وجہ سے میں بنا کچھ سوچے سمجھے اس لڑکی کے ہمراہ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میں گھر آنے کے بعد یہی سوچ رہی تھی کہ اس آدمی نے میرے سابقہ شوہر کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ میری امی بار بار مجھ سے یہ بات پوچھ رہی تھی، تم بیٹی کس کے لیے آئی ہو اور تم اتنی پریشان نظر کیوں آ رہی ہو؟ میں اپنی ماں کو کیا بتاتی کہ آج تم اپنا گھر ہی برباد کر کے آ گئی ہوں، لیکن میں نے ہمت کر کے اپنی اماں کو بتا ہی دیا۔ اس کے بعد ان کا رد عمل بہت خطرناک تھا، ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی، لیکن میں نے جب ان پر یہ بات آشنا کی کہ میرا شوہر ایک اچھا انسان نہیں ہے بلکہ ایک ہوس پرست انسان ہے، تو وہ تھوڑی سنبھل گئی، لیکن ان کی طبیعت بالکل بھی سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ لیکن وقت کا کام ہے اپنی رفتار سے گزرنا، اور وہ گزرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ کئی سالوں بعد میں ایک بازار میں کھڑی ہوئی تھی، میری نگاہ یکدم ہی ایک فقیر پر پڑی اور اس کے بعد میری نگاہ جیسے جم سی گئی۔
مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ فقیر میں نے دیکھا ہوا ہو۔ میں قدم بہ قدم چلتی ہوئی اس فقیر کے قریب گئی اور اس کے کٹورے میں پیسے ڈال دیے اور اس کے چہرے کو ایک بار پھر غور سے دیکھنے لگی، اور یکدم مجھے احساس ہوا کہ یہ کون ہے؟ تو میرے سر پر ساتوں آسمان آن گرے، کیونکہ وہ فقیر کوئی اور نہیں بلکہ وہ میرا شوہر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی سزا سے نوازا تھا کہ نہ وہ گھر کا رہا تھا نہ گھاٹ کا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا سوائے ذلت کے، اور اب وہ رستوں پر بھیک مانگ رہا تھا، جبکہ میں اپنی زندگی میں اب کافی بہترین تھی۔ میری ماں میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ وہ جلد سے جلد چاہتی تھی کہ میری کسی اچھے گھرانے میں شادی ہو جائے۔